नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके साइंस के जो लेसन नंबर 11 है उसके बारे में, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। तो हमने इसकी 2 क्लासें पहले कर चुके हैं, यानी कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग के बारे में, ऊर्जा के बारे में। तो देखते हैं ऊर्जा क्या होती है और किस तरह से। तो आप देखते हैं जैसा कि ऊर्जा के बारे में, देखो ऊर्जा क्या होती है। आप बहुत बार देखते हैं, जैसे मान लो आपने अभी पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था कि किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो वो कार्य होता है। एक वस्तु को उठाकर या किसी धक्का देकर अगर दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं किसी भी तरीके से, तो वो आपने कार्य किया है। ठीक है, तो कार्य जैसे मान लो, अगर मान लो कोई नदी में पानी बह रहा है, अगर उसके ऊपर लकड़ी का टुकड़ा रख दें तो वो तो बहते हुए साथ में चला जाएगा, मतलब वो भी तो कार्य किया। तो मतलब बहते हुए पानी के अंदर क्या है, ऊर्जा है। जैसे ही देख लो आंधी आती है, तेज आंधी, तो उसमें बहुत सारी चीजें उड़ के साथ में चली जाती है। तो वो कोई भी वस्तु वहां से एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली गई तो मतलब क्या हुआ, कार्य हुआ। यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है किसी भी वस्तु के अंदर, कार्य करने की कितनी ताकत है या कितनी क्षमता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो 3 व्यक्ति है, मान लो 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। इनको कोई काम करने का काम, इसको किसी वजन उठाकर काम, मान लो सबको 10-10 केजी दे दिया वजन, ये उठाकर यहां तक चला गया तो इसकी क्षमता इतनी थी, ताकत इतनी थी, यानी इसने इतना ज्यादा कार्य किया। ये यहां तक ही ले जा पाया तो इसने इतना कार्य किया, और ये इतनी ही दूर ले जा पाया तो इसने क्या किया, सबसे कम कार्य किया। यानी कार्य करने की क्षमता है जितनी किसी भी वस्तु के अंदर, इंसान हो या वो कोई मशीन हो, कितना कार्य कर पाएगी वो किसके ऊपर, जितनी उसके अंदर ऊर्जा है। मान लो आपको भागने का कह दिया जाए, मान लो 10 स्टूडेंट क्लास के, उसको भागने का कह दिया जाए, जब तक भागते रहना जब तक थको नहीं, तो वो लगातार भाग रहे थे। कुछ स्टूडेंट पहले रुक जाएगा, कुछ थोड़ा बाद में, थोड़ा बाद में, जैसे जैसे उनकी ऊर्जा खत्म होती जाएगी वो रुक जाएंगे, यानी थक जाएंगे। तो जैसे ही थक जाते हैं मतलब उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऊर्जा के बारे में। क्या तो देखते हैं ऊर्जा की क्या परिभाषा है। देखो वही परिभाषा जो आपको बोलेगी, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कोई वस्तु कितना कार्य कर सकती है, वस्तु भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, कितना कार्य कर पाएगी वो किसके ऊपर निर्भर करता है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा है। ये ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल, और कार्य का मात्रक भी आपको बताया था, दोनों का ही सेम ही मात्रक होता है, जूल। ये भी क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि मतलब क्या है, इसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। ऊर्जा कैसे बता दे, 5 जूल 10 जूल, तो आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है कौन सी दिशा में। उसके बाद 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल ऊर्जा की जरूरत होती है। 1 जूल कार्य करना है तो 1 जूल ऊर्जा की जरूरत होगी। अब थोड़ा सा समझते हैं, अगर आप कोई कार्य करवा रहे हैं किसी वस्तु से, या जैसे मैं कोई कार्य कर रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी कौन सी ऊर्जा लग रही है, ध्वनि ऊर्जा। तो मेरी ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी धीरे धीरे मैं जैसे लगातार बोलता रहूंगा तो मेरी ऊर्जा लगातार खत्म हो रही है। फिर क्या करते हैं, जैसे ही भोजन करते हैं तो अपने को ऊर्जा मिल जाती है। तो जैसे ही कोई भी मशीन लगातार कार्य करती है तो उसका क्या हो जाता है, ऊर्जा खत्म हो रहती रहती है, और वो ऊर्जा दूसरे रूप में बदल जाती है। मतलब ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, दूसरे रूप में क्या हो जाती है, बदल जाती है। आगे देख लेते हैं ऊर्जा के प्रकार। आपको पता है सबसे बड़ा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, सूर्य से। सूर्य, यानी सारी की सारी ऊर्जा कहां से आती है, प्राकृतिक जो आ रही है, सूर्य से हमारे पास ऊर्जा आती है। ऊर्जा कौन, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, फिर ऐसे चक्कर चलता रहता है। वो अपन आगे पार्ट में बात करेंगे किस तरह से, वो आगे पार्ट आएगा उसके अंदर। लेकिन ऊर्जा का यानी जो सबसे बड़ा स्रोत, प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। ऊर्जा के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। आप देखते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप, जैसे लाइट जल रही है तो वो कौन सी ऊर्जा होगी, प्रकाश ऊर्जा। अगर मैं बोल रहा हूं तो कौन सी ऊर्जा होगी, ध्वनि ऊर्जा। कोई यंत्र चल रहा है, जैसे पंखा चल रहा है, तो ये कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो ये बहुत सारे प्रकार है। कोई चीज गर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर उष्मा दे रहे हैं तो उष्मा ऊर्जा। रासायनिक, कोई रासायनिक क्रिया द्वारा कोई ऊर्जा बन रही है, जैसे अपन बैटरी चलाते हैं, ये सारी कौन सी है, रासायनिक ऊर्जा। तो ये बहुत सारी ऊर्जाओं के प्रकार हैं। लेकिन अपन क्या है, इस पार्ट के अंदर कुछ मुख्य ऊर्जा देख लेते हैं। ऊर्जाओं के प्रकार वो हैं, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आपको एक एक लाइन में अच्छी तरह समझाई जाएगी, ध्यान से देखते रहिए। तो अब देख लेते हैं कुछ एक मुख्य ऊर्जाओं के प्रकार, उनके परिभाषा सहित। तो देखते हैं ऊर्जा का एक एक प्रकार देख लेते हैं। ऊर्जा के प्रकार, सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज गति कर रही है या फिर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज या यांत्रिक ऊर्जा। जैसे मान लो पानी बह रहा है, अपने बात की थी, पानी बह रहा है, उसके ऊपर लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं, वो भी बहते हुए साथ ले जाता है। आंधी चल रही है, उसके अंदर
जैसे तीर कमान होता है, उस तीर को खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं तो तीर बहुत दूर चला जाता है, यानी तीर में कैसे दूरी तय की, कुछ कार्य हुआ। तो वैसी वस्तुएं क्या होती है, यंत्र से द्वारा, कोई भी यंत्र चल रहा है, जैसे मान लो पंखा घूम रहा है तो अपने को क्या मिल रही है, हवा मिल रही है। पंखे घूमने से कोई यंत्र घुमा रहे हैं, कोई यंत्र चल रहा है, कोई उपकरण चल रहा है, उससे जो ऊर्जा मिलती है वो कौन सी होती है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। दूसरा देखो ऊष्मा ऊर्जा, किसी चीज को गर्म करने पर क्या होते हैं, कोई भी चीज को आप गर्म कर रहे हैं तो मतलब उसके अंदर जो कण होते हैं वो क्या कर लेते जाते हैं, तेजी से गति। जैसे अपने बात करें, अगर मान लो ये कोई पदार्थ है, इसके अंदर ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपस में गति करते हैं। जब इसको गर्म करेंगे, वैसे तो ये थोड़ी थोड़ी गति करते हैं, इतनी इतनी, इधर जाएगा, थोड़ी थोड़ी गति करेंगे। जैसे मान लो ये मार्कर की बात करें, अगर ये ठंडा है तो बिल्कुल ऐसे करेगा गति, अगर ये गर्म कर देंगे तो ये बहुत तेजी से गति, ऐसे ऐसे गति करने लग जाएगा, बहुत तेजी से गर्म करने पर। तो कण क्या होते हैं, उसके सूक्ष्म कण बहुत तेजी से गति करने लग जाते हैं, जिससे उसमें अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और उसे ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। जैसे अपन खाना बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हीटर पर रखते हैं, हीटर को गर्म करते हैं, हीटर क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होने से क्या होता है, अपना खाना पकता है। तो खाना कैसे पका, उसको ऊर्जा कहां से मिली, वो ऊर्जा होती है ऊष्मा ऊर्जा। किसी चीज को गर्म करने से जो ऊर्जा मिल रही है वो होती है ऊष्मा ऊर्जा। जैसे अपन हीटर को जलाते हैं, टोस्टर को जलाते हैं, ओवन को जलाते हैं, घर पे प्रेस करते हैं, तो इसमें सारों में क्या होती है, गर्म होती है चीजें, तो वो कौन सी ऊर्जा मिल रही है, ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है। जैसे अगला है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा, कई रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो ऊर्जा मिल रही है, कोई रासायन का जलना हो गया, जलना भी क्या है, रासायनिक क्रिया है, उससे भी क्या ऊर्जा मिल रही है, वो रासायनिक ऊर्जा हो गया। जैसे अपन बात करें इसके अंदर, जैसे हो गया लकड़ी का जलना या कोयले का जलना हो गया, ठीक है, रसोई गैस हो गया, ये सारी क्या है, रसोई गैस क्या होती है, मेथेन होती है, और मेथेन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया मिलकर जलती है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। आपने अभिक्रिया पढ़ा था छठे पाठ में, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी, उसके अंदर ऊष्मा क्या हो रही थी, ऊष्मा, अब छेपी में क्या हो रहा था, ऊष्मा निकल रही थी, तो वो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ऊष्मा निकल रही है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बैटरी होती है, एक और इसके अंदर देख लो बैटरी, तो बैटरी को चार्ज करते हैं तब इसके अंदर ऊर्जा आ जाती है, तो वो ऊर्जा कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। ये कोई भी परिपथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहां से बैटरी जोड़ रखा है प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गति भी करते हुए इधर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कह देते हैं, आवेश। आवेश गति करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो उसे क्या कह देते हैं, जो आवेश चल रहे हैं, आवेशों के द्वारा उत्पन्न जो ऊर्जा हो रही है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो सारा अपने जो तार के अंदर जो भी कनेक्शन होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, आवेश गति करती है, जिससे विद्युत धारा चलती हुई पहुंचती है दूसरी जगह से। तो आपको पता ही है विद्युत द्वारा तो बहुत सारे उपकरण चलते हैं, वो आपको पता ही है, लाइट का जलना, पंखे का जलना, ये सारे कौन से हैं, विद्युत ऊर्जा से होते हैं। गुरुत्वीय ऊर्जा कौन सी होती है, आपको पता है पृथ्वी के अंदर कौन सा बल पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी सभी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। अगर अब इस बीच में कोई चीज रख देंगे तो वो भी अपनी तरफ ले आएगा, आप बॉल को ऐसे ऊपर छोड़ देंगे तो अपने आप नीचे आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, यानी उस बॉल के अंदर यहां से बॉल वहां तक नीचे तक चली गई, ये मार्कर को मैंने ऐसे छोड़ा, ये नीचे आ गया, तो नीचे आने का मतलब क्या हुआ कि ये नीचे क्यों आया, इसने जो यहां से पहुंच रहे हैं यहां तक कार्य हुआ। आपको पता है कोई भी वस्तु यहां से यहां तक जा रही है तो कार्य हुआ, तो ये कार्य किस ऊर्जा के कारण हुआ, वो ऊर्जा होती है गुरुत्वीय ऊर्जा, यानी पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बहुत सारे आप देखते हैं, जैसे इसका किसी का गिरना, जैसे फल का गिरना, अगर फल पेड़ से गिर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे गिर रहा है। झरने का, आप नदियों का इनका पानी का झरना देखते हैं, वो क्या होता है, पानी नीचे गिरता है, उससे अंदर आप बहुत बड़े आप देखेंगे उसके अंदर टरबाइन को घुमाया जाता है। ये विद्युत धारा वाला पार्ट है, 10वें पार्ट के अंदर देखेंगे, अपने जो आगे करेंगे। झरने में पानी को क्या करता है, बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी उसके अंदर, लाइट भी बनाई जाती है उससे। नदियों के पानी से क्या होता है, जो पानी ऊपर झरने से गिरता है तो वो किस कारण गिर रहे हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी वस्तु पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है तो गुरुत्वाकर्षण बल है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, दो अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे मान लो एक भारी नाभिक था, ये टूटा और इससे क्या हुआ, दो हल्के नाभिक बन गए। ये जब इसके ऊपर किसी कण को डालते हैं, अल्फा कणों की बमबारी दबाते हैं, तो ये क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। तो टूटने से यहाँ क्या मिलती है, ये ऊर्जा के रूप में यहाँ से मिलती है। तो ये जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय ऊर्जा। या अपन बात करें, दो छोटे कण हैं,
दो छोटे परमाणु है, ये मिलकर ये क्या बन गया, बड़ा परमाणु बन गया। तो बड़ा परमाणु बनता है तो यहां भी क्या होता है, यहां भी ऊष्मा निकलती है, तो इस ऊष्मा को क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। संलयन का मतलब होता है नाभिक बाहरी कण का जुड़ना, और विखंडन का मतलब होता है टूटना। जैसे मान लो आप किसी पत्थर के ऊपर जोर से मारते हैं तो वो पत्थर टूटता है, उसके अंदर से चिंगारियां निकलती है, तो वो जो ऊर्जा निकलती है उसके अंदर आप कुछ ऊर्जा देख पाते हैं, वो जो ऊर्जा निकलती है वो क्या होती है, नाभिकीय विखंडन से, जो टूटने से जो ऊर्जा मिली है। ऐसे जोड़ते हैं तब भी ऊर्जा मिलती है, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। तो ये जो ऊर्जा के प्रकार थे, देखो यांत्रिक यानी किसी यंत्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा यानी किसी चीज को गर्म करने से उत्पन्न ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आवेश द्वारा, आवेश के प्रवाह द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, गुरुत्वीय यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा, और नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन एवं संलयन से प्राप्त ऊर्जा। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, इनको पूछ लेते हैं तो आपको इसको अच्छी तरह आप डिटेल में भी लिख सकते हैं। अब अपन देखते हैं आपकी किताब में जो दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे, और विद्युत ऊर्जा के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है इसके अंदर। तो देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जैसे कि हम बात कर चुके हैं, किसी यंत्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ध्यान से देखते हैं इसकी परिभाषा। अब क्या है, किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यानी वस्तु के अंदर जो गतिज ऊर्जा है और जो स्थितिज ऊर्जा है उसके योग के बराबर क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। देखो यहां पर लिखा है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये लिखा हुआ है स्थितिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। देखो यांत्रिक ऊर्जा है दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, एक सीधा सा सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। ये मान लो एक धनुष है, ठीक है। धनुष को आप जब भी खींचेंगे इसके पीछे तो इस तरह से आकृति बन जाएगी इसकी, और ये पीछे की तरफ ऐसे खींचेगा, पीछे की तरफ इतना आ जाएगा। फिर क्या है, आप जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो पहले क्या हो रहा है, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। दो तरह की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कौन सी है, किसी भी वस्तु की आकृति में या उसके आकार में परिवर्तन होता है। आकृति या आकार में परिवर्तन से जो उत्पन्न होती है वो होती है आकृति या आकार, और ये कौन सी होती है, जो गति के कारण होती है। आकृति देखो, जैसे इस रबड़ को खींचे, आप पीछे खींचेंगे तो इसकी आकृति में परिवर्तन होगा, रबड़ बड़ा हो जाएगा। रबड़ बड़ा होने से ये तीर आगे जाएगा और यहां से यहां तक जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो ये आगे जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यहां पर ये परिवर्तन हुआ तो ये कौन सी हो गई, स्थितिज ऊर्जा, ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। और ये तीर आगे जा रहा है, ये कौन सी है, गतिज ऊर्जा। इन दोनों का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा इन दोनों का योग। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे दूसरा उदाहरण जैसे ये लेते हैं कि मान लो आप बंदूक को जैसे चलाते हैं, बंदूक के अंदर क्या लगा होता है, स्प्रिंग। जैसे इस तरह का मान लो कोई बंदूक बना हुआ है इस तरह, तो इसके अंदर लगा होता है यहां पर स्प्रिंग। तो पहले क्या होता है, इस स्प्रिंग को बंदूक के अंदर से क्या करते हैं, इसको दबाते हैं ऐसे, तो दबाने से स्प्रिंग कैसे हो जाता है, ये स्प्रिंग एकदम पास में बिल्कुल इतना सा हो जाता है। और जैसे ही इसको यहां से बटन को दबाते हैं तो ये बटन क्या होता है, स्प्रिंग एकदम से फैलता है, तो वो क्या होती है, गोली ऐसे चलते हुए आगे की तरफ जाती है। ये गोली आगे की तरफ ये ऐसे जाती है, ये आगे की तरफ जा रही है, तो ये क्या कर रही है, गति कर रही है। और यहां तो देखो जो ये होती है स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होती है, पहले बड़ी होती है, जैसे इसको दबा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो स्थिति में जो परिवर्तन हुआ ये कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा, और ये कौन सी होगी, गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा। ऐसे ही आप बात करते हैं, जैसे आपने गुलेल का नाम तो सुना ही होगा। गुलेल किस आकृति का होता है, इस आकृति का होता है, और उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से रबड़ लगा होता है। आप उसको जब पत्थर को खींचते हैं तो गुलेल को पीछे की तरफ खींचते हैं, गुलेल को ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं, तो जैसे ही खींचते हैं तो रबड़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। रबड़ बड़ा होने का मतलब उसकी आकृति में और आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है।
तो जैसे ही उसके अंदर खींचा तो उसके अंदर एक ऊर्जा आ गई। ऊर्जा आने के बाद जैसे ही यहाँ से छोड़ देंगे तो वो पत्थर आगे की तरफ जाएगा। वो पत्थर आगे क्यों गया? तो आपने बात की थी किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाती है या उसको भेजा जाता है तो क्या होता है? कार्य होता है। वो कार्य किसके कारण हुआ? इस गुलेल में जो आकृति में परिवर्तन हुआ था वो स्थितिज ऊर्जा हुई थी, और पत्थर वहां तक गया वो गतिज ऊर्जा होगी। तो दोनों ऊर्जा को मिलाकर क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। जैसे अपन बात करें, अगर मान लो आपको किसी कील को ठोकना है, मान लो इस कील को ऐसे ठोकना है, इसके अंदर यहाँ कील ठोकना है, तो कील ठोकना है तो आप क्या करोगे? हथौड़ा लोगे और इसको ऐसे उठाओगे ऊपर। जैसे ही ऊपर उठाओगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? स्थितिज ऊर्जा आ गई, उसके बाहर के कारण एक स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। फिर आप जैसे इसको तेज गति से मारोगे तो वो गतिज ऊर्जा करते हुए उस कील के ऊपर लगेगी और वो ऊर्जा सारी की सारी उस कील में जाएगी और कील को दीवार के अंदर ठोक देगी। यानी आप हथौड़े को, किसी वस्तु को आप जमीन से ऊपर उठाते हैं तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। जितना भार अधिक होता है उतनी ऊर्जा अधिक हो जाती है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा, और वैसे जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो वो गति करते हुए वापस जाती है। तो ध्यान रखिए, दो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कौन सी होती है? जो गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। और किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अब देख लेते हैं इनकी एक एक परिभाषा क्या है गतिज और स्थितिज की। अब देखते हैं इसकी पहला प्रकार गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जैसा कि बात की थी, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। जैसे मान लो कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे आपको बात है पानी बह रहा है, मान लो नदी में कोई पानी बह रहा है या कहीं भी पानी बह रहा है, उसके ऊपर आप लकड़ी का टुकड़ा या कुछ भी ऐसी जो पानी में तैर सकता है उसको रख दें तो वो वहां साथ में बहकर चला जाएगा। तो ये कौन सी ऊर्जा है? यहाँ मान लो तेज हवा चल रही है, उसके साथ आपने कोई मान लो पत्थर ही गिर रहा है या पेड़ से फल भी गिर रहा है तो उसके साथ भी अगर कोई चीज होगी तो वो भी उसके साथ नीचे चली जाएगी। तो ये सारे कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा, गति के कारण। तो आपको इसके अंदर तीन चीजें, जैसा कि हमने पहले भी क्लास में पहले बात की थी, फर्स्ट क्लास के अंदर, आपको गति की तीनों समीकरण याद होनी चाहिए। और न्यूटन का एक द्वितीय नियम भी मैंने लिखा है क्योंकि ये इसमें काम आएगा, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो चित्र से समझते हैं। मान लो एक वस्तु यहाँ थी, इसको आपको यहाँ बल लगाया, इसको बल लगाया तो वस्तु यहाँ तक चली गई, वस्तु को यहाँ तक बल लगाया तो यहाँ तक चली गई। ये हो गया एस, विस्थापन हो गया। v यानी प्रारंभिक वेग, यहाँ पर वस्तु थी तब इसका वेग कितना था, यहाँ पर पहुंची तब उसका कितना वेग था। यानी आपने कोई मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, आपके घर से आगे निकला तो उसकी 20 की स्पीड थी, आगे मान लो थोड़ी देर और आप गए दूसरे घर पर, जब वहां से आपको किसी दोस्त के घर से आगे से निकला तो मान लो उसको 50 की स्पीड थी, आपके घर से आगे से निकला तो 20 की स्पीड थी, तो वो स्पीड होगी प्रारंभिक स्पीड। अंतिम में तक कहां तक गया, वहां तक स्पीड कितनी थी, मान लो 50 की थी, तो वो अंतिम स्पीड हो गई। इस तरह से ये लिखा, v मतलब u मतलब प्रारंभिक वेग, v मतलब अंतिम वेग, f मतलब बल और s मतलब विस्थापन। तो आपको यहां ये ध्यान रखना है, गति की तृतीय समीकरण से, गति की जो तृतीय समीकरण है उससे हल करेंगे। देखो गति की तृतीय समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अपन क्या करते हैं, u को इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का, बराबर बचा 2as। अगर अपन यहाँ a की वैल्यू निकालना चाहे तो a बराबर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2s। ये आ गया अपने पास, ये a का मान आ गया। इसको अपन समीकरण 1 कह के यहाँ रख देते हैं। अब समीकरण यूज करते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देखो यहां से, ये आपको इसीलिए लिखाया था, F बराबर होता है ma। अब यहां समीकरण 1 से मान रख देते हैं, a का जो मान निकाला है वो a का मान ये रख देते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2s। ये हो गया F बराबर। अब s है, ये s लिखा हुआ है, s को इधर लाए तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो F s बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हो गया Fs। आपको पता है, आप जैसा कि पता है था आपको कि Fs बराबर क्या होता है, यानी आपने पढ़ चुके हैं, क्योंकि W बराबर क्या होता है? Fs। तो यहां पर क्या रख सकते हैं? W की Fs की जगह क्या रख सकते हैं? Fs की जगह W रख सकते हैं। तो ये W बराबर हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
तो ये गतिज ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य, ये गतिज ऊर्जा का कार्य हो गया। अगर किसी गतिज ऊर्जा में कार्य निकालना है तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, प्रारंभिक स्पीड मान लो आपको यहां से प्रारंभिक स्पीड 0 है, आप मान लो मोटरसाइकिल के उदाहरण ले लो, यहां से मोटरसाइकिल स्टार्ट की, जब रुकी हुई है तो स्पीड कितनी है 0, और जहां तक पहुंचे मान लो 40 की स्पीड या कितनी भी स्पीड 20 25 40 से पहुंची है, तो वो अंतिम वेग हो गया, अंतिम वेग हो गया। तो यहां पर u बराबर क्या होता है 0, जब प्रारंभिक वेग यानी u बराबर क्या हो 0, तो u बराबर 0 हो जाएगा, तो सीधा आपके पास आ जाएगा w बराबर 1/2 mv²। ये भी कह सकते हैं। अगर आपको गतिज कार्य क्या होता है, जितना कार्य करते हैं जितनी ऊर्जा होती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा जिसको अपन लिखते हैं E और K से, K मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, तो इसको लिखेंगे E K बराबर क्या होता है, वही होगा जो इधर है mv²। यानी आपको कह रहे किसी वस्तु के अंदर उत्पन्न गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 1/2 mv², और पूछे प्रारंभिक वेग जहां पर 0, अगर u प्रारंभिक वेग कुछ ना होगा तो यहां पर -1/2 mv² और आ जाएगा, यानी ये वाला सूत्र लगाना है, यही E K होता है, यानी ये W बराबर है, ये E K बराबर भी यही होता है। तो ये अपना छोटा सा उदाहरण है, देखो कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल है, गति की तृतीय समीकरण ये याद रखनी है आपको, जो अभी मैंने लिखाई थी वो लिख लें और ये याद रखनी है। इसको लिखने के बाद में आप पक्षांतरण करके A का मान निकाल लें, A का मान निकालने के बाद में न्यूटन की गति का दूसरा नियम लगाएं, F बराबर m होता है, इस A का मान यहाँ रख दें, रखते ही आपको क्या होगा, इधर S का इधर गुणा भाग में था, इसको इधर लाएंगे तो गुणा में आएगा F और S क्या बन जाएगा W, और उसके बाद ये सीधा सीधा पक्षांतरण किया, ये बट्टे में 2 था, इसको 1/2 बाहर ले आए, m का m पड़ा है, v² - u² ऐसे कैसे पड़ा है, और Fs की जगह क्या रख दिया कार्य। अब प्रारंभिक वेग 0 होता है तो प्रारंभिक वेग 0 रख दिया, तो 1/2 mv², और यही क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा पूछे तो ये सूत्र लगाना है, कार्य पूछे गतिज ऊर्जा का तो ये सूत्र लगाना है, अगर प्रारंभिक वेग 0 तब ये लगाना है, नहीं तो ये लगाना है, अगर प्रारंभिक वेग भी दे रखे हैं और अंतिम वेग दोनों ही दे रखे हैं तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। तो इससे अपन उदाहरण भी करेंगे और ये सवाल भी करेंगे। तो देख लेते हैं, अब जो गतिज ऊर्जा पढ़ी है अपने उसके उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला दिया है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु, यानी एक समान वेग से गति करती वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको दी हुई है, यानी 2500 जूल आपको गतिज ऊर्जा दी हुई है। यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 500 केजी है, यानी वस्तु का द्रव्यमान दिया 500 किलोग्राम है, तो वस्तु का वेग ज्ञात करना है। तो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो देखो इसका हल किस प्रकार होगा, तो जो पहले चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा होती है उसको क्या लिखते हैं, E के, कितना लिखा है 2500 जूल, और आपको दिया हुआ है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं m से, तो m का मान कितना दिया हुआ है 50 किलोग्राम यानी केजी। तो आप अब गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे, गतिज ऊर्जा बराबर होता है, यानी E के बराबर अपने क्या पढ़ा था 1/2 mv²। तो यहां से v का मान तो अपने को ज्ञात करना है, तो मान रख देते हैं, यहां से E के का मान कितना है 2500, 1/2 m का मान कितना है 50 इंटू v²। तो अपने को v² का मान ज्ञात करना है, बाकी सभी संख्याओं को इधर लाओ, तो ये 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, 50 इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में आएगा भाग में, पक्षांतर करेंगे तो इधर v² आ गया, तो ये इससे कटेगा तो 50 बार। तो अब देखो ये क्या आ गया, v² बराबर अपने पास कितना आ गया 100, और अपन v की निकालना चाहे वैल्यू तो कितनी आ जाएगी ±10, क्योंकि 100 इधर ले जाएंगे तो इसका कितना आ जाएगा v बराबर √100। तो √100 का मान कितना होता है ±10, और ये स्पीड है इसलिए मीटर प्रति सेकंड रखेंगे। तो ये क्या आ गया, इसका वेग आ गया। तो सिंपल सा है, जो आपको पता था कि गतिज ऊर्जा दी हुई तो गतिज ऊर्जा वाला सूत्र लगाना है, तो गतिज ऊर्जा वाला सूत्र लगा देंगे, द्रव्यमान दिया हुआ है सीधा सीधा E के 1/2 सूत्र लगाते ही आपका सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसको हल करते हैं। देखो सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एक बंदूक की दागी गई गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, ये वेग हो गया, यानी वेग कितना दिया हुआ है v बराबर 500 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यदि गोली का द्रव्यमान, अब आपको द्रव्यमान भी दे रखा है 100 ग्राम,
तो आपको द्रव्यमान, और ये हमेशा ध्यान रखिए, अच्छी तरह ध्यान रखना है आपको, वेग हमेशा मीटर प्रति सेकंड में लेना है। वेग किस में लेना है? वेग हमेशा होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, और द्रव्यमान किस में होना चाहिए? द्रव्यमान हमेशा आपको लेना है किलोग्राम में। तो यहाँ ग्राम दिया हुआ है तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग कर देंगे। तो 1000 का भाग करेंगे 100 के अंदर, तो कितना आ जाएगा? 1/10 किलोग्राम, या 0.1 किलोग्राम भी रख सकते हैं। अब अपन गतिज ऊर्जा का सूत्र लगा देते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? E के बराबर 1/2 mv²। तो देखो 1/2 m का मान कितना है? m का मान ये रहा 1/10 इंटू v का मान कितना है? 500, और इसका स्क्वायर रखेंगे तो इसको 2 बार रख लेते हैं। अब इसको गुणा करते हैं, ये इससे कटेगा 1 0 से 1 0, ये इससे कटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12500 जूल। ये क्या आ गई? आपकी गतिज ऊर्जा। अगर किलो जूल में चेंज करना चाहते हैं तो इसमें 1000 का भाग कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आ गया सिंपल सा दूसरा सवाल हो गया इसका। अगला उदाहरण देखते हैं गतिज ऊर्जा पर, जो उदाहरण है 100 केजी द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? यानी अभी 100 किलोग्राम यानी द्रव्यमान हो गया। हल देख लेते हैं, 2 चीजें दी हुई है वो लिख लेते हैं पहले। द्रव्यमान है यानी m का मान कितना है? 100 केजी। आपको पता है द्रव्यमान केजी में होना चाहिए तो केजी में ही। उसका प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसे चल रही। लेकिन अपने को स्पीड किस में चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। आपको किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर दें। तो 5/18 से गुणा करके इसमें भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 5.56 मीटर प्रति सेकंड। और अंतिम वेग यानी ये निकाला आपने u बराबर। अब निकालने अंतिम वेग। अंतिम वेग को किससे लिखते हैं? v से। v बराबर कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी चेंज करेंगे तो 40 गुणा 5/18 बराबर 11.11 मीटर प्रति सेकंड। आपको थोड़ा सा ये बता दें कि ये 5/18 से गुणा क्यों किया है। आपको पता है 20 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 1000 से। और इसको घंटे को मिनट में, देखो घंटा है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 की गुणा, और फिर सेकंड में चेंज करने के लिए 60 की गुणा। अगर इससे ये काट दें, इससे ये काट दें, 2 के बारे से 2 3 6 5, तो ये 5 और ये 6 3 18, तो 20 × 5/18। तो ये काट कर आप सीधा भी याद रख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किसकी गुणा करनी है आपको? मीटर प्रति सेकंड की। तो ये हो गया यहाँ पर। अब अपना सवाल करते हैं यहाँ पर। तो आपको ज्ञात करना है बढ़ाने के लिए कार्य कितना पढ़ना पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा का कार्य, गतिज ऊर्जा द्वारा कार्य। तो कार्य बराबर अपन सूत्र पढ़ चुके हैं। W बराबर क्या होता है? 1/2 mv² - u²। तो यहां पर मान रख देते हैं, देखो 1/2 m का मान कितना है? 100, v का मान कितना है? 11.11, इसका स्क्वायर माइनस 5.56, इसका भी स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2 × 100। अब देखो 11.11 का स्क्वायर करेंगे तो 11.11 का स्क्वायर आएगा 123.43। आप 11.11 को 11.11 से गुणा करेंगे, स्क्वायर करने का मतलब इसको 2 बार गुणा करेंगे, माइनस इसका करेंगे तो आपके पास आएगा 30.91। तो ये इसका वर्ग कर दिया। अब देखो 1/2 × 100, इसको इसमें से 123.43 में से 30.91 घटाएंगे तो अब क्या पास आएगा? ये आएगा 92.52। अब ये 92.52 इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 46.26। अब 46.26 को आप 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4626 जूल। तो
तो ये आपके पास क्या आ गया, गतिज ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य। सिंपल सा सवाल है, देखो द्रव्यमान दिया होता, प्रारंभिक और अंतिम वेग दे रखा था, वेग किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं रखना, आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। किसी भी वेग को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 की गुणा करनी है। तो इसके पास अपने v और u दोनों का मान आ गया। अब अपने पास सूत्र जैसे ही था, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों दिया हो, तो ये सूत्र लगता है 1/2 mv² - u²। तो ये लगा दिए सूत्र। यहाँ पर 11.11 था, इसका मान 5.56 था, इन दोनों का वर्ग करके इसमें से घटाया तो 92.52 आया, और इसको यहाँ से 2 से काटकर 100 से गुणा कर दिया तो आ गया 4626 यानी 4626 जूल। ये इसका सिंपल सा सवाल हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको एनर्जी के बारे में यानी ऊर्जा के बारे में आज हमने बात की है, गतिज ऊर्जा के बारे में। अगली क्लास में बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर समझ में आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। धन्यवाद।